बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भाई, सबसे पहले है हैबिट ऑफ क्रिस्टल। कुछ प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। अगली जो प्रॉपर्टी है हैबिट ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। जब हम भी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, लास्ट टाइम आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा था। क्या प्रोसीजर होता है क्रिस्टलाइजेशन का कि सबसे पहले आप सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं, ऐसे ही ना। मतलब सल्यूट को पर्टिकुलर सॉल्वेंट सेलेक्ट करके उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं, फिर उसको हीट करते हैं, हीट करके फ़िल्टर करते हैं, फिर फाइनली उसको कूल करते हैं। जब आप कूल करते हैं तो देन क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड। बिल्कुल यहाँ पर भी यही तरीका है, जहाँ पर भी क्रिस्टलाइजेशन करेंगे सेम ही वे होगा। अब जब क्रिस्टल बनेगी तो क्रिस्टल पर्टिकुलर शक्ल में ग्रो करेंगी, उनकी कोई ख़ास शक्ल होगी। केमिस्ट्री में या फिज़िक्स में हम उनकी कोई ख़ास शक्ल का नाम देते हैं। उन नाम के बारे में हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे कि उनका नाम किस बेस पर होता है, कैसे होता है, कौन कौन से नेम हैं। लेकिन अभी आपने फ़िलहाल इतनी बात याद रखनी है कि जब भी हम क्रिस्टल्स को ग्रो करवाएंगे, बनाएंगे, तो दे विल अपीयर इन द पर्टिकुलर शेप। इन द पर्टिकुलर जिस शक्ल में वो ग्रो करेंगे उस शक्ल को हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समझ आ गई मेरी बात की? द शेप ऑफ द क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रोज, जिस शक्ल में ये ग्रो करती है उसको हम हैबिट ऑफ क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आगे आपको पता है, अगला जो पॉइंट है इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है कि मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स कैसे होती है, उसका मैं आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जब भी आप क्रिस्टल्स को ग्रो करेंगे तो आप उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे, देन यू विल फिल्टर दैट, फिर हीट करेंगे, फिर उसको कूल करेंगे, कूल करके फाइनली जो है आप क्रिस्टल्स बना लेंगे, ठीक है। सैचुरेटेड सोल्यूशन करके गर्म करेंगे, गरम को फिल्टर करेंगे, देन यू विल कूल, ठीक है। और कूल करके फिर आप उसकी क्रिस्टल्स बना लेंगे। जब वो क्रिस्टल्स ग्रो करेंगी तो उनकी जिस शक्ल में वो ग्रो कर रही होंगी उस शक्ल को हम हैबिट ऑफ क्रिस्टल कह देंगे। अब वो ये कह रहा है कि अगर किसी भी वजह से, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि क्रिस्टलाइजेशन करने से पहले यानी क्रिस्टल बनने से पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करें। ऐसे ही है ना, वो फिल्टर इसीलिए करना है कि इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाएँ। अगर आप फिल्टर नहीं करते, इम्प्योरिटीज़ उसी के अंदर चली जाती हैं, तो फिर एक तो क्रिस्टल इम्प्योर हो जाएंगी, एक तो जो कि ऑलरेडी यू नो वेरी वेल, और दूसरा काम ये होगा कि क्रिस्टल की शेप चेंज हो जाएगी। क्रिस्टल की शेप चेंज हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर क्रिस्टल्स के अंदर कोई इम्प्योरिटी आ जाए तो फिर क्रिस्टल की जाहिर बात है इम्प्योरिटी मिक्स होगी तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। क्या है? इसकी शक्ल क्यूबिक होती है। क्यूबिक शक्ल वो है जो मैंने आपके सामने नहीं बनाई, बिल्कुल ऐसे क्यूब, दिस इज कॉल्ड क्यूबिक। और सोडियम क्लोराइड की बिल्कुल क्यूबिक शेप होती है। किस तरह की होती? क्यूबिक शेप होती है। और क्यूबिक में अगर हम सोडियम क्लोराइड में 10% यूरिया डाल दें, यूरिया ना डालने का मतलब है कि इम्प्योरिटी आ गई है, 10% यूरिया आ जाए तो फिर ये जो शक्ल है क्यूबिक से चेंज होकर नीडल लाइक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? नीडल लाइक हो जाएगी। यानी जैसे सुई नहीं होती, सुइयों की तरह इनकी शेप तिरछी हो जाएगी, तेज हो जाएगी, ठीक है। तो पहले बिल्कुल क्यूब नज़र आ रहा होता है, जैसे वो मुरब्बा नहीं होता, स्क्वायर टाइप की, इस तरह की चीज़, और साफ आपको बड़ी नज़र आ रही होती। लेकिन जब उसमें यूरिया डाल देते हैं तो उसकी शक्ल जो है वो किस से चेंज हो जाती है? नीडल लाइक हो जाती है। ये MCQs में पॉइंट आ जाता है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गई बात की? आगे बड़े आसान पॉइंट्स हैं। आगे है आइसोमॉर्फिज्म। समटाइम ये ऑब्जर्व किया जाता है क्रिस्टलाइन कंपाउंड में कि दो डिफरेंट कंपाउंड हैं, उनकी शक्लें एक जैसी हैं। जैसे जुड़वां भाई नहीं होते, ये जुड़वां बहनें, उनकी शक्लें क्या होती हैं? एक जैसी होती हैं, लेकिन बंदे तो दो अलग अलग होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह कह रहा है कि दो डिफरेंट कंपाउंड हैं, दो
बट दे हैव सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। उनकी शक्लें एक जैसी हैं, उनकी शक्लें एक जैसी हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज आइसोमॉर्फिज्म। और वो जो दो कंपाउंड हैं जिनकी शक्लें एक जैसी हैं, वो दो कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमॉर्फ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आइसोमॉर्फ। क्लियर होगी मेरी बात? मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने सबसे पहले सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट की बात की है। सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट दोनों की एक शक्ल है जिसका नाम है रहम्बोहेड्रल। क्या नाम है? रहम्बोहेड्रल। दोनों की सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म है। यहां पर वो ये कह रहा है कि सम टाइम साइज एंड एटॉमिक रेशियो मैटर करती है इन फॉर्म। मसलन इनके अंदर देखें 1 1 3, 1 1 और 3 सेम एटॉमिक रेशियो है। अगर आप गिन लें बेशक देख लें 1 1 और इसमें भी क्या है 1 और 3, लेकिन उसमें साथ साथ साइज भी कंपेरेबल होना चाहिए, साइज का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अच्छा एनी हो, यहाँ पर वो ये बात कर रहा है कि अगर दो कंपाउंड्स आप ले लें और उनकी शक्लें मिलती हूँ, सिमिलर सेम हूँ, एग्जैक्टली सेम हूँ, तो दे आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। दे आइसोमॉर्फ ऑफ ईच अदर। वो कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमॉर्फ हैं और इस फिनोमिना को हम फिज्म कहते हैं। जिंक और कैडमियम ले लिया, इनकी शक्ल हेक्सागोनल होती है। फॉर एमसीक्यूज भी ये बातें याद रखनी है। टेबल वगैरह में जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं सारे आपने याद रखने हैं। इसी तरह कहते हैं आइन्स भी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे नाइट्रेट आइन है, कार्बोनेट आइन है। ये इन दोनों की शक्ल भी सेम है, एटॉमिक रेशियो इसमें भी सेम है। कह रहा है इनकी शक्ल कौन सी है? ट्राई एंगुलर प्लेनर। कौन सी शक्ल है? इसी तरह सल्फेट और क्रोमेट CrO4-2 और सल्फेट, इन दोनों की शक्ल भी सेम है और वो कौन सी शक्ल है? टेट्राहेड्रल। क्लियर होगी बात? अब हम आगे चलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म समझ आ गया तो पॉलीमॉर्फिज्म उसके उलट है, रिवर्स है, अपोजिट है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? वो कहते हैं कि अगर आप एक कंपाउंड ले लें, एक और उसकी दो मुख्तलिफ शक्लें हों। वहां क्या था? दो कंपाउंड एक शक्ल। यहां क्या है? एक कंपाउंड और उसकी दो शक्लें, यानी वन क्रिस्टलाइन कंपाउंड एग्जिस्ट्स इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। उनकी अच्छा दूसरी बात याद रख लें, यहां पर जो दोनों कंपाउंड की बात कर रहे थे ना, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कह लें या केमिकल कह लें, वो डिफरेंट होंगी। वो मैंने पहले बता दिया है कि वो सेम शक्लें सेम है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होंगी। समझ आ गई मेरी बात की? तो यहां पर क्या है? एक ही कंपाउंड है और उसकी दो शक्लें हैं। और ये जो फिनोमिना है ये क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। और वो जो कंपाउंड है जो दो शक्लें जाहिर कर रहा है, उस कंपाउंड को हम पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड। क्या कहेंगे? और वो जो उसकी दो शक्लें हैं डिफरेंट पाई जा रही, उनको हम कहेंगे पॉलीमॉर्फ। क्या कहेंगे? अब इन दोनों में फर्क पता चला। वहां दो कंपाउंड आइसोमॉर्फ कहला रहे थे और यहां उसकी दो शक्लें पॉलीमॉर्फ कहला रही हैं। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है? मिसाल के तौर पर मैंने आपके सामने लिखा है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। उसकी दो शक्लें हैं, एक का नाम है रोहम्बिक और दूसरे का नाम है आर्थोरोहम्बिक। समझ आ गई बात की? आगे हम बात करते हैं एलोट्रोपी। एलोट्रोपी और पॉलीमॉर्फिज्म सेम है। किसकी? किनकी? पॉलीमॉर्फिज्म की नहीं, मैंने आइसोमॉर्फिज्म की बात की थी। मैंने जो बात की थी अभी, आई डिस्कस्ड अबाउट आइसोमॉर्फिज्म। ओहो, मैं कह रहा हूँ पॉलीमॉर्फिज्म तो सेम होगा ही, होगा तो वो तो कंपाउंड ही एक है। उसकी तो होंगी कि मतलब केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी ना, डिफरेंट कैसे हो सकती हैं? वो तो एक ही बंदा है, उसकी दो शक्लें हैं, तो शक्लों से तो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं ना होंगी। यहां तो दो कंपाउंड अलग अलग है, मैंने वहां बात की है कि उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, यहां तो ऑब्वियसली सेम होंगी। क्लियर होगी बात? अब आ जाए एलोट्रोपी पर।
एलोट्रॉपी जो है, एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म में सिर्फ इतना फ़र्क है कि पॉलीमॉर्फिज्म में आप कंपाउंड की बात करते हैं, वहाँ आप एलिमेंट की बात करते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई? अगर आप कहें कि एक कंपाउंड की दो या दो से ज़्यादा शक्लें हैं तो वो पॉलीमॉर्फिज्म है, और अगर आप कहें एक एलिमेंट है उसकी दो या दो से ज़्यादा शक्लें हैं तो एलोट्रॉपी कहलाता है। ठीक है, एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म में सिर्फ ये फ़र्क है। अब आपको नज़र आ रहा है, देखें ये सल्फर एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट की दो शक्लें हैं, एक रोहम्बिक है और एक मोनोक्लिनिक है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, टिन, क्या टिन की दो शक्लें, एक क्यूबिक है और एक टेट्रागोनल है। ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो इसलिए आपने इन बातों को जहन में रख लिया। अब आपको यहाँ तक समझ आ गई? एलोट्रॉपी का पता चल गया कि एलोट्रॉपी क्या होता है? राइट। आगे हम बात करते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर में ये दोनों फिनोमिना आ जाएंगे, पॉलीमॉर्फिज्म भी और एलोट्रॉपी भी। कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर किसी कंपाउंड या एलिमेंट की दोनों शक्लें पाई जाती हैं। क्या? दोनों शक्लें को एग्जिस्ट करती हैं, दोनों पाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आइस और वाटर में इक्विलिब्रियम है, बताया था ना? इस टेम्परेचर, ये जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ये वो तो नहीं है, लेकिन इस टेम्परेचर पर भी दोनों शक्लें इक्विलिब्रियम में पाई जाती हैं। दोनों शक्लें, यानी दोनों शक्लें को एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप इस टेम्परेचर से ऊपर या नीचे चले जाएंगे तो फिर एक शक्ल रह जाएगी। मसलन अगर आप देखें 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिस पर ग्रेटिन भी पाया जा रहा है, और ये कैसा टेम्परेचर है? ट्रांजिशन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट आर को एग्जिस्ट। जिस टेम्परेचर पर दोनों शक्लें एलिमेंट की या क्या करती हैं? को एग्जिस्ट करती हैं, उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। ओके होगी बात? कोई कंफ्यूजन? देखे, पोटाशियम नाइट्रेट है, इसकी भी दो शक्लें हैं, एक आर्थोरहम्बिक है और एक रोहम्बोहेड्रल है, और इनका टेम्परेचर कौन सा है? 128 डिग्री सेंटीग्रेड। जितने ट्रांजिशन टेम्परेचर दिए हुए हैं ये भी एमसीक्यूज में आ जाते हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, एमसीक्यूज के हवाले से। ओके होगी बात? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो पूछ लें। आसान है ना, नॉट सो टिपिकल और डिफ़िकल्ट, इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, आगे हम पहले यूनिट सेल पढ़ लेते हैं, फिर मैं क्रिस्टल लेटेस आपको समझाता हूँ। समझ लें कि ये जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है ना वो ईंट है, ब्रिक, ऐसा ही है। ईंट को आप रिपीट कर करके बिल्डिंग बना रहे हैं, ऐसे ही है। ईंट इज द रेपिटेशन यूनिट ऑफ बिल्डिंग, आप कह सकते हैं। ब्रिक इज द रेपिटेशन यूनिट ऑफ बिल्डिंग। बिल्कुल इसी तरह जब भी कोई क्रिस्टल बनाते हैं तो उसका जो स्मॉलेस्ट और रेपिटेशन यूनिट होता है वो यूनिट सेल कहलाता है। मेरी बात समझ में आ गई? और तमाम तर प्रॉपर्टीज जो हैं वो यूनिट सेल के अंदर होती हैं। पूरी क्रिस्टल की, जो पूरी क्रिस्टल की क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज, फीचर्स, डायमेंशन, जो भी सारी चीजें होती हैं वो यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और यूनिट सेल की रेपिटेशन से ही वो पूरी क्रिस्टल बनती है। यहां पर वो ये कह रहा है कि ये जो यूनिट सेल होता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। समझ आ गई बात की? वो छोटे से छोटा, बोलो, पार्ट है किसी भी क्रिस्टल का जिसके पास तमाम खसूसियात प्रेजेंट है, विच हैज ऑल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द एंटायर क्रिस्टल। पूरी क्रिस्टल की फीचर इसके अंदर प्रेजेंट है, पूरी क्रिस्टल की फीचर इसके अंदर प्रेजेंट है। वो जो स्मॉलेस्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। क्लियर हो गया पॉइंट? और यूनिट सेल जो है उसकी देखें, सबसे पहले यहाँ तक ये देख लें, ये मैंने एक बॉक्स बनाया है और इसको दूसरे बॉक्स से मिला दिया है, ये तो आप ऑब्वियसली बना लेंगे, और इसको हम यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, और यूनिट सेल जो है अगर आप गौर करें, इसका ये एक्स एक्सिस कहलाएगा और ये इसको आप, और इसको आप, ठीक है,
या अगर हम कुछ बुक्स में ऐसे इसको लिखा होता है, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जी एक्सिस। ठीक है, दोनों तरह से ठीक है। ठीक है, वो हम क्योंकि ये तीनों एक्सिस जो है एक दूसरे से ऑर्थोडॉगनल हैं, मतलब 190 डिग्री पर हैं, परपेंडिकुलर हैं तीनों एक्सिस। ठीक है, तो इसलिए इससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आम तौर पर हम इसको जो है, मैं जो है इसको जेड एक्सिस लिखता हूँ और इसको वाई एक्सिस। ओके फाइन। एनी हाउ वो ये कह रहा है कि ये जो है ये ए है, जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, ये ए है और ये बी है परपेंडिकुलर जो है, और ये क्या है ए और बी के दरमियान जो है गैमा एंगल है, और बी और सी के दरमियान अल्फ़ा, और सी और ए के दरमियान बीटा। अब थोड़ा सा इसको मज़ीद समझ लें, ये जो ए है ना, इसके जो ऊपर है ये वाला, ये भी ए है, समझ आ गई, और इसके जो सामने है इधर, ये भी ए है, ये वाला। ओके, और इसके जो नीचे है ये वाला, ये भी क्या है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब आ जाएं इधर, देखें ये जो बी है, बी के सामने ये वाला बी बना है, ये भी बी है, और ये वाला भी बी है, और ये वाला भी बी। क्लियर। और अब सी की बात कर लें, ये सी के सामने ये भी सी है, और ये भी सी है, और ये भी सी है। क्लियर होगी बात। ओवरऑल अगर आप देखें तो इसकी 3 लेंथ्स हैं, 3 लेंथ्स हैं। क्या है? 3 लेंथ्स हैं, 3 लेंथ्स। कौन कौन सी हैं बोलो? ए, बी और सी, और 3 एंगल्स हैं। एंगल्स हैं अल्फा और गैमा। ये जो 3 एंगल्स हैं, इनको और 3 लेंथ्स, इन दोनों को 3 लेंथ्स और 3 एंगल्स, ये जो 6 पैरामीटर्स बन गए, इनको हम यूनिट सेल डायमेंशंस या पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल भी कहते हैं, या फिर इनको हम क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, तो आप सिंपल लिखेंगे 3 लेंथ्स ए बी सी एंड 3 एंगल्स अल्फा बीटा गैमा आर कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। क्लियर होगी बात? कोई यहाँ तक कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। अब क्रिस्टल लैटिस जो है, समझ लें कि यूनिट सेल की रेपिटेशन से बनता है। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस जो है वो क्या है? अब यहाँ पर जो क्रिस्टल लैटिस है, अगर आप देखें तो ये जितने भी पॉइंट बनाए हैं ना, ये वाले नजर आ रहे हैं ना, ये पॉइंट मैं बना रहा हूँ। ये जो पॉइंट हैं, ये इन पॉइंट पर एटम होंगे, क्योंकि ये तो बेसिकली हम इसको ड्रा कर रहे हैं ना, शक्ल के ऊपर हम इस तरह ड्रा करते हैं। एटम, आयन या मॉलिक्यूल हो सकते हैं इन पॉइंट्स पर। मसलन अगर एटॉमिक सॉलिड है, सॉलिड एटमों से बने हैं, तो यहाँ पर एटम होंगे। अगर आयनिक सॉलिड है तो यहाँ पर आयन होंगे, और अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो यहाँ पर, मसलन मॉलिक्यूलर सॉलिड भी है ना, जैसे आयोडीन है, आयोडीन के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी ना, तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड है। और आयनिक सॉलिड जैसे सोडियम क्लोराइड है, एटॉमिक सॉलिड जैसे डायमंड है। मेरी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरीज के सॉलिड्स हैं। वो कह रहा है जब आप आयन किसी भी सॉलिड की बात करते हैं तो उनके अंदर एटम, आयन या मॉलिक्यूल होते हैं। जब हम उनको 3 डायमेंशन में ड्रा करते हैं तो उनके हम पॉइंट बना के लिखते हैं। कैसे बना के लिखते हैं? और वो पॉइंट 3 डायमेंशनल में एक जो पूरी अरेंजमेंट बनाते हैं बाय द रेपिटेशन, उसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी सी बना लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा।
ओके हो गया पॉइंट। इसी तरह ये देखिए, क्लियर? ये देखिए, नजर आ रहा है? अब अगर आप देखें ये पॉइंट्स हैं, ये देखिए, हाँ जी, क्लियर हो रहा है पॉइंट? समझ आ रही बात की? अब वो यहां पर क्या कह रहा है? वो कह रहा है क्रिस्टल लैटिस क्या है? एन अरे, अरे मीन अरेंजमेंट, एक जाल, एन अरे ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स की एक अरेंजमेंट, पॉइंट की एक अरेंजमेंट। किसकी? पॉइंट की। ये पॉइंट ही है ना? और बोलो एन अरे ऑफ पॉइंट्स। जो पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिप्रेजेंटिंग एटम्स, आयंस या इन 3 डायमेंशनल पैटर्न। इन 3 डायमेंशन है ना ये आपको 1 डायमेंशन तो नजर नहीं ना आ रही, 3 डायमेंशन आ रही है ना नजर। इन 3 डायमेंशनल पैटर्न इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस, इज कॉल्ड। क्लियर होगी बात? तो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल, ठीक है, विच हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द एंटायर क्रिस्टल। इसका मतलब है कि पूरी क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज उससे पता चल जाती हैं, पूरी क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज यूनिट सेल से पता चल जाती हैं, और उसके जो एंगल्स और लेंथ्स हैं उनको क्या कहते हैं? यूनिट सेल डायमेंशंस या पैरामीटर्स या फिर क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। चलें, ठीक।